वो बाहर कैसे आते हैं? सीरियल सहर होने को है में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां परवेज कौसर को इसीलिए छुपा कर रखता है ताकि वह शादी को रोक न सके। तरफ से सब भाग के आ रहे हैं। चलिए, हमें यकीन है भाई, हमने उसी तरह का मोड़ ढूंढा। आपकी अबू ने तो बताया कि वो मरने शरीफ हुई। हालांकि कौसर किसी तरह वहां से भाग निकलती है। की आवाज थी। चलिए वो परेशानी नहीं हो सकती। चलिए हम कह रहे हैं। उधर घर में अफरातफरी मच जाती है जब सभी को पता चलता है कि घर में सांप घुस आया है। इसी हड़कंप के बीच सहर अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है। सांप आ गया। अब ये लाठी क्या कर रही है आप? कहाँ जा रही है? शहर आप वापस चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी आवाज सुन भी नहीं। क्या कर रही है? वहाँ खतरा है, हो सकता है हमने देखा उस तरफ से सब भाग के आ रहे हैं। चलिए, हमें यकीन है भाई, हमने उसी तरह का मोड़ ढूंढा। आपकी अबू ने तो बताया कि वो अजमेर शरीफ गई, तो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो हम नहीं जानते, हमने बस अम्मी की आवाज सुनी, अम्मी नहीं गई, हमें ढूंढा हमने। माहिद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कोने में परवेज कौसर का मुंह दबाकर उसे छुपाने की कोशिश करता है, जिससे सहर उसे देख नहीं पाती। ऐसा हो सकता है। माहिद सहर को यह कहकर वहां से ले जाता है कि घर में सांप घूम रहा है, जबकि परवेज चोरी छिपे कौसर को छुपाए रहता है। की आवाज थी। चलिए वो परेशानी नहीं हो सकती। चलिए हम कह रहे हैं। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कर रही है आप? कहाँ जा रही है? खतरा है। शहर आप वापस चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आवाज सुन भी नहीं। क्या कर रही है? वहाँ खतरा है, हो सकता है हमने देखा उस तरफ से सब भाग के आ रहे हैं। चलिए, हमें यकीन है भाई, हमने उसी तरह का मोड़ ढूंढा। आपकी अबू ने तो बताया कि वो अजमेर शरीफ गई, तो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो हम नहीं जानते, हमने बस अम्मी की आवाज सुनी, अम्मी नहीं गई, हमें ढूंढा हमने। तुम समझ नहीं रहे हो करण, जिया बहुत चालाक है। वो ये खेल खेल रही है, उसने ये खेल बहुत खेले है मेरे साथ, काटी जी के पूरे परिवार के साथ, और तुम ना सोच भी नहीं सकते वहां तक उसका दिमाग जा रहा है। वो मुझे पागल करना चाहती है, तो प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया इमोशन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ लक्ष्मी करण से जिया को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है और कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि जिया इस घर में रहे, क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता रहता है। ये मेरा डर है कि जो नहीं है वो मुझे दिखाई दे। तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो मुझ पर। जिया वैसी लड़की नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। वो वैसी नहीं है कि पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से छोड़ दे। वो बदला नहीं सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी बात समझ। लक्ष्मी प्लीज शांत रहो। लक्ष्मी की बेचैनी देखकर करण उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करता है। लक्ष्मी रिलैक्स रिलैक्स, calm down, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मन इसको डरा हुआ है जिया के साथ, जो भी ट्रॉमेटाइज्ड हो। इस वक्त जिया का घर पे होना तुम्हें अनसेफ महसूस करवा रहा है, इसलिए तुम्हारा दिमाग में वो सब कुछ दिखा रहा है जो पहले हुआ है, लेकिन जो सच नहीं है।
छोड़ना होगा लक्ष्मी, नई जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करनी है। तो पुराना चैप्टर था, खत्म हो गया। जिया कृष के साथ, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम कुछ नहीं। लक्ष्मी, लक्ष्मी। वही इसी दौरान लक्ष्मी लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन करण समय रहते उसे संभाल लेता है। इस पल में दोनों के बीच एक खास मोमेंट देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, ऊंचे हो तो नथुलाल जी जैसे हो, वरना ना हो। हालांकि यह सब कुछ कृष पीछे से देख रहा होता है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। जब हम थिएटर में करते थे तो कहा जाता था कि अगर यमराज भी आ जाए तो बोलना पड़ता है रुको, पहले शो खत्म करूं फिर मैं चलती हूं। बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं जिनमें टीआरपी नहीं थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत शो पसंद थे, बट शो जल्दी ऑफ हो गए। टीवी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि टीवी अगर जाएगा तो लोगों का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन से दूर हो जाएगा। कुछ चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। ये सरला ताई चौल में रहने वाली एक कॉमन वुमन है और इसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। नए साल की शुरुआत हुई है और कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। सबसे पहले बताइए कि ईशा की तबीयत खराब है सच में, और लिटरली कहानी का ट्रैक भी वैसा बदल दिया गया है। एक्चुअली एक पुरानी कहावत है हम आर्टिस्टों के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए, शो मस्ट गो ऑन। तो हम में से कुछ भी हो जाए, जब हम थिएटर में करते थे तो कहा जाता था कि अगर यमराज भी आ जाए तो बोलना पड़ता है रुको, पहले शो खत्म करूं फिर मैं चलती हूं। तो बेचारी ईशा के साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया। उसको कुछ, वो बीमार हुई, चूंकि शो तो चल रहा है, कहानी तो चल रही है, तो अब इस समय ईशा जो है वो आवाज़ की दुनिया की दोस्त हो गई है और वो डायलॉग बोल के और हम लोग कहानी को उस तरह से आगे ले जा रहे हैं। अच्छी बात है कि पब्लिक फिर भी पसंद कर रही है और ईशा की मौजूदगी उस तरह से मिस नहीं कर रही है। ड्रामा अपनी जगह चल रहा है। सरला ताई, जब आपको बोला गया था कि ये किरदार आपको करना है, सबसे पहले मन में क्या आया था, आपके क्या ख्याल आया? बड़ी अजीब सी बात हो गई। एक्चुअली सारी कास्ट हो गई थी इस शो की और मुझे कुछ पता नहीं था, ना कहानी के बारे में ना कुछ। आई थिंक जस्ट 5 या 6 दिन पहले मुझे प्रोडक्शन से कॉल गया और मैं आई, हमारी एक रीडिंग हुई तो सीन पूरे नहीं थे। तो मज़े की बात ये कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ ये मेरा 7वां शो है, तो एक मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो हमेशा जब एक किरदार की स्ट्रॉन्ग किरदार की मौजूदगी चाहते हैं तो मुझे हमेशा याद करते हैं। तो मुझे वो बिलीव था कि सुमित सर, शशि मैम ने अगर याद किया है तो कुछ बहुत बेहतर ही होगा, और उनका भी विश्वास है कि मतलब मैं डूब के करूँगी। तो जब मैं यहाँ पहुँची और मुझे पता लगा सरला ताई जी, तो मुझे थोड़ा सा ये उन दिनों की बात की याद आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाली ताई और ये ताई मिल जाए। तो थोड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि कैरेक्टर एक जैसे ना हो जाएं, बट थैंक गॉड, क्योंकि ये सरला ताई चौल में रहने वाली एक कॉमन वुमन है और इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलें और ऊबड़ खाबड़ चीज़ों की वजह से जो घटनाएं घटी हैं उनकी वजह से उसका किरदार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना वो अपने परिवार को प्यार करती है उतना ही अपने परिवार के लिए हाई लेवल पर लड़ने को तैयार हो जाती है, और स्वाभिमान भी है कि कोई अगर उसको अपने से छोटा समझे या गरीबी उसको दिखाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बुरा लगता है। तो उस तरह से मुझे लगता है ये उन दिनों की ताई जी जो थी वो बड़ी नॉर्मल और बड़ी नेचुरली उस तरीके से बट इसमें मुझे इनएक्ट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
या ईशा और सूरज के बारे में क्या कहना चाहेंगी, आपकी बॉन्डिंग कैसी है? एक्चुअली ईशा के साथ ही नहीं, हमारे इस शो की बड़ी खासियत है कि सिर्फ हमारे चौल की ही नहीं, गुलाब हवेली के भी जो कलाकार हैं, हम लोगों की सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो हम स्क्रीन पे कहना चाहते हैं कि परिवार की एकता, परिवार का प्यार, मज़े की बात ये आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे भी हमारे रिश्ते वैसे ही हैं। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब वैसे ही बिहेव करते हैं। मुझे ताई जी की तरह ही सम्मान, माँ की तरह सम्मान, ताई माँ, वहाँ ताई हटा देते हैं, ओनली माँ रह जाती हूँ। मम्मा बुलाता है, कोई माँ बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, और हम लोग साथ में खाना खाते हैं, रील बनाते हैं, और अपने दुख सुख की बातें भी हम लोग शेयर करते हैं। कभी सेट पे कुछ ऐसी घटना घट जाए, हम लोग सारे एक साथ भागकर एक साथ खड़े होते हैं। तो वो जो अनुभव है, जो शो को एक अलग लेवल पे ताकत देता है, वो हमारा वो रिश्ता है आपस का, कि हम भिड़ जाते हैं सारे के सारे लोग, चाहे एक्टिंग हो और चाहे एक दूसरे की केयर करना हो। मैम आज का जो कुछ शॉर्ट लोग देख, मतलब कनेक्ट करना, जल्दी जल्दी सब कुछ जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपने तो इतने साल दिए इंडस्ट्री में, तब की टीआरपी कैसे आती थी याद होगा, और अब की टीआरपी थोड़ा आती है तो लोग उछड़ने लगते हैं। अब पता है 90 तक तो टीआरपी थी ही नहीं, 1990 तक कोई टीआरपी नहीं थी। इनफैक्ट 93, 94 के बाद भी, तब शो अच्छा और बुरा की बात थी। ये बहुत बाद में मुझे लगता है, जो जिस तरह से टीआरपी के ऊपर चीजें शुरू हुई 2000 के बाद शुरू हुई हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी, टीवी पहले टीवी था, अच्छा था, बहुत सारे दूरदर्शन का ज़माना था, तो हम बहुत सारे ग्रेट नॉवेल्स पे काम करते थे, प्रेमचंद पे, शरद चंद्र पे, और बड़ी अच्छी कहानियाँ होती थी। और बाद में जब हम और आगे बढ़ गए तो हमारा जैसे फिल्म का एक ग्लैमर था, वो कहीं ना कहीं टीवी में भी उतर आया, तो थोड़ा मार्केट भी ज़्यादा लेवल पे जुड़ गया, तो टीआरपी मायने बढ़ गई। क्योंकि टीआरपी से जोड़ा गया है कि पब्लिक लाइक कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि टीआरपी सिर्फ लाइकिंग से ही नहीं, बिजनेस की बात है। बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं जिनमें टीआरपी नहीं थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत शो पसंद थे, बट शो जल्दी ऑफ हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं टीआरपी का। हाँ, लेकिन है तो सही, जो सच है वो सच है कि शो टीआरपी पे चलते हैं। तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, और वो जो एक कंपटीशन है टीआरपी वाला कर लें। हम, प्रेशर है लेकिन हम कर लें, उसको भी अचीव कर लें। बट एक समय था क्योंकि की बात हुई, लोगों ने बोला कि टीवी का दौर वापस आ गया, और टीआरपी में भी वो ऑलमोस्ट लगभग है ही, सेकंड नंबर पर रहता हूँ। क्या कहोगे सच में? मतलब मैं एक बात बोलूं, टीवी कभी जा ही नहीं सकता, मेरा ऐसा बिलीव है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ठीक है ऐप का ज़माना है, लेकिन आप बताइए कितने देहाती जगहों पे कितने लोग नेट जो है वो किराए पे ले सकते हैं, क्योंकि आज भी वो पे करके मिलता है हमें। तो और कितने इतने स्मार्ट टीवी जिनके पास हैं, कितनों के पास है। आज भी जो नॉर्मल टीवी है वही गांव में चलता है। और अगर हम ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया है, इसलिए कहा भी जाता है कि दूरदर्शन को कोई मात नहीं दे सकता, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत दिल से जुड़े जो शोज हैं वो भी पब्लिक तक हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टीवी तो नहीं जा सकता, टीवी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि टीवी अगर जाएगा तो लोगों का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन से दूर हो जाएगा। क्योंकि वो जो ड्राइंग रूम में देख लेते हैं, अपने घरों में देख लेते हैं, सिनेमा हॉल तक नहीं जा पाते, पैसे नहीं खर्च कर पाते, वो भी तो ऑडियंस है ना, उनके लिए भी तो काम करना है, उनका भी तो मनोरंजन करना है। तो टीवी जाएगा भी नहीं, और मैं विश करती हूँ कि टीवी रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। ये मैं ज़रूर बिलीव रखती हूँ कि एक बेहतर पोजीशन हो, और अच्छा काम हो, और अच्छे शोज़ बने, और कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा हम लोग लेकर आए, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन टीवी नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि आजकल दौर ऐसा हो गया कि अगर एक महीने में टीआरपी नहीं तो शो ऑफ एयर करते, जस्ट बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। टाइम तो एटलीस्ट। ये दुखद है, ये मुझे दुखद लगता है। फिर मैंने वही थोड़ी देर पहले बात कही थी कि कुछ चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है,
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। हमारे चैनल बढ़ गए, पब्लिक के हाथ में रिमोट आ गया, तो वो जो टक 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 टक, मुझे लगता है पब्लिक को भी बोलना समझना चाहिए, अच्छे शोज चूज करने चाहिए, जो क्योंकि ये दुखद है। एक शो को बनने में 6-6 महीने पिच करने में लगते हैं, बनने में साल भी लग जाता है, और ये बहुत त्रासदी है कि वो साल भर के बाद ऑन हो और 2 महीने में या 3 महीने में ऑफ एयर हो जाए, तो ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इतने साल आपने इंडस्ट्री में दिए हैं, आज का दौर है, आज भी लोगों के साथ जैसा आपने बोला रील भी बनाते हैं, मतलब उस दौर को भी याद कर रहे हैं। कितना बीइंग एन एक्टर, कितना चेंज इस इंडस्ट्री में आप देख रहे हो अब? मैं वही बताना चाह रही हूँ। एक बार किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप सिनेमा में और टीवी में क्या फ़र्क महसूस करती हैं। मैंने कहा सिनेमा का काल जो है बहुत लंबा है, अमर कहते हैं ना, जैसे वो अमर है, सालों साल, 100 साल का सिनेमा भी हम देख सकते हैं। टीवी का नहीं था अब तक, लेकिन जब से स्मार्ट टीवी आ गया, ऐप आ गए, तो वहाँ भी वो लागू हो गया है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टीवी वर्ल्ड मेरे लिए खास तौर से बहुत होमली है। डिप्लोमेसी तो मेरे अंदर है ही नहीं एज हुनर। मतलब मैं तो बहुत ही नो फिल्टर टाइप इंसान हूँ। मज़ा बड़ा आता है ये रोल प्ले करने में। ये मोहिनी, मतलब जब वो सुनाने पे आती है, तोड़म ताड़ी जब वो मचाती है, स्पेशली जब उसको गुस्सा आता है, तो ये वो सेल्फ हर्टिंग है। और वो गुस्सा आता है तो ऐसे जो भी पड़ा हो, मतलब उसको उठा के पटक देती है। आज की डेट में अभी 2 साल बाद क्या होगा, यू नेवर नो। तो आज आपके पास एक इतना बेहतरीन काम सामने आपको हाथ मिलाने के लिए खड़ा है, और आप ये सोच अगर रख के उसको मना करोगे तो इट विल बी योर लॉस। मैं अपने बस अमीगो को याद करती हूँ, क्योंकि अमीगो की माँ हूँ मैं, तो उसको अपने दिमाग में रख के जैसे मैं उसके साथ जुड़ती हूँ, वो बच्चे की तरह ही है मेरे, तो बस वो सोच के मैं अपने लाडले समीर बन्ना के साथ जो है वो जुड़ती हूँ। सबसे पहले बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हाँ, लोहड़ी से नए साल की शुरुआत हो ही जाती है। तो सबसे पहले अपने इस किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि नया साल है, नया अवतार है और नई बात है, क्या कहेंगे आप? आई नो, बहुत से लोग तो मुझे ऐसे देख के पहचान अरे हुनर मैम, अरे हमने पहचाना ही नहीं आपको। तो ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा अलग है ये किरदार मेरे बाकी के सारे किरदारों से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन दमदार है। और जब भी कोई दमदार चीज़ आपको करने को मिले तो फिर एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आप अपने आप को खुशकिस्मत ही समझते हैं कि भाई ये आपके नसीब में आया। और भगवान का मैं शुक्र अदा करूंगी कि शो भी अच्छा कर रहा है। थू 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 लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सुपर हिट चल रहा है रिमझिम। और फिर आप सबकी दुआएं तो हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही हैं मेरे साथ, मेरे सारे अप्स एंड डाउन्स में। अब ये शो में भी दोबारा से मुलाकात हो रही है मेरी आपसे, तो शुक्रिया आपका भी। सो जब आपको नरेट किया गया था कि ये ऐसा किरदार है, फर्स्ट थॉट मतलब क्या है थे? आपने तुरंत हाँ बोला था, कितना टाइम लिया? देखो एक्चुअली शशि सुमित प्रोडक्शन जो है वो इट्स अ वेरी रिनाउंड एंड अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस। एंड मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अच्छे अच्छे जो प्रोडक्शन हाउसेज है और अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारे लोग हैं, उनके साथ जब आप जुड़ो ना तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। राइटर्स चैनल्स के साथ आप जुड़ो तो, क्योंकि उन्होंने हमेशा इतना दिग्गज काम किया होता है, तभी वो एक लेवल पे पहुंचते हैं, एक सीनियरिटी के लेवल पे। तो इट्स अ ब्लेसेड फीलिंग जब आपको काम करने को मिले उनके साथ, क्योंकि यू नो दैट इफ बिकॉज द place where you have joined is already renowned and established because of their work. So definitely आप जिस क्राफ्ट के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, जिस किरदार के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, जब आप उनके साथ काम करोगे तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। सो इसी वजह से मैं कभी भी इस मामले में इतना नहीं सोचती हूँ। बस सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि मेरे को हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि पूरी एक यूनिट होती है, एक पूरा क्रू होता है, सब लोग होते हैं, सारे लोग जुड़ के एक शो जो है वो तब अच्छा और उम्दे तरीके से निकल के आता है और सबको पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो टचवुड यहाँ के क्रू मेंबर्स, कास्ट, बिहाइंड द सीन्स या बिहाइंड द कैमरा या ऑन द कैमरा सब बहुत अच्छे हैं। एवरीबडी इज़ रियली वेरी नाइस।
सो आई एम प्रीटी लकी एंड फॉर्चुनेट, आई वुड से। तो आपका इस लुक के बारे में बताइए, कैसा लुक है और कितना रिलेट करता है पर्सनल लाइफ से, कुछ कर पाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक डिप्लोमेसी तो मेरे अंदर है ही नहीं एज हुनर। मतलब मैं तो बहुत ही नो फिल्टर टाइप इंसान हूँ। जो भी है वो बोल देती हूँ। मैं नहीं भी बोलूँ तो मेरी आंखों में दिख जाता है, मेरे मुंह पे झलक जाता है। तो ये जो मोहिनी है वो शी अच्छी मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक इंसान है, तो ये सारी चीज़ें हैंडल करना जानती है, षड्यंत्रों के साथ खेलना जानती है। और सास तो मैं हूँ ही नहीं अपनी रियल लाइफ में। तो मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा लाडला है और यहाँ पे मैं सास हूँ, तो ऑफ कोर्स ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड हाँ, और मतलब वो लाडले के साथ जुड़ना एक माँ की तरह। मैं अपने बस अमीगो को याद करती हूँ, क्योंकि अमीगो की माँ हूँ मैं, तो उसको अपने दिमाग में रख के जैसे मैं उसके साथ जुड़ती हूँ, वो बच्चे की तरह ही है मेरे, तो बस वो सोच के मैं अपने लाडले समीर बन्ना के साथ जो है वो जुड़ती हूँ। अपनी मम्मी को देखती हूँ मैं, मेरी मम्मा जैसे क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड क्लासी मोहिनी है, एंड उसके बातों में वजन होता है, ग्रेस होता है, वैसा। हाँ, करेक्ट बोला आपने। तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ से भी इंस्पिरेशन लेती हूँ अपनी मॉम से। बाकी मज़ा बड़ा आता है ये रोल प्ले करने में। ये मोहिनी मतलब जब वो सुनाने पे आती है, तोड़म ताड़ी जब वो मचाती है, स्पेशली जब उसको गुस्सा आता है, तो ये वो सेल्फ हर्टिंग है, और वो गुस्सा आता है तो ऐसे जो भी पड़ा हो मतलब उसको उठा के पटक देती है। तो ये बड़ा मज़ा आता है, मतलब ये किरदार प्ले करने में सच में बहुत मज़ा आता है। आमतौर पर आपको पता है, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में, लोग ऐसे कुछ किरदार से बचते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप हो जाता है, फिर वैसे ही रोल ऑफर होने शुरू होते हैं। तो इस बात का आपके मन में ख्याल था कि अगर बहू अगर सास का रोल करेगी तो? हाँ, मुझे लगता है ये ना सब सोच है, ये इंसानी सोच है, बनाई हुई सोच है। दुनिया, समय बदलता है, दुनिया बदलती है, तो उसके हिसाब से सोच भी तो बदलती है ना, तो और बदल रही भी है। तो आज की डेट में अभी 2 साल बाद क्या होगा, यू नेवर नो। तो आज आपके पास एक इतना बेहतरीन काम सामने आपको हाथ मिलाने के लिए खड़ा है, और आप ये सोच अगर रख के उसको मना करोगे तो इट विल बी योर लॉस एज एन एक्टर। आई थिंक अगर आप अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ जुड़ते हैं, और अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत अच्छा काम पाने से नहीं रोक सकती है, ये मेरा मानना है। और अगर एक अच्छे किरदार को आप उम्दा तरीके से निभाएंगे, तो हर एक शो में दमदार किरदार, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी एज ब्रैकेट हो, जिस भी तरह का हो, इफ़ इट इज़ दमदार, देन वो नॉइज़ क्रिएट करेगा, और वो ही बेनिफिशियल होता है इस तरीके के किरदार करना, जो कि आपको आगे लेके जाने में मदद करता है। सो आई थिंक I find people fools who think like that, and then they ignore such roles thinking that they will fall in some bracket or this and that. Honestly, in fact, I will share this with you. मैंने नेगेटिव लीड किया था, और नेगेटिव लीड करने के बाद मुझे पॉजिटिव एज अ हीरोइन कास्ट किया गया, तो ये मतलब जो आपकी किस्मत में है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो इस तरह की चीजें करे ताकि लोगों में वो अपना कला दिखा पाए। एग्जैक्टली।